नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और हम आज फिर क्वेश्चनर कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चनर कंस्ट्रक्शन जैसे मैंने आपको बताया है, ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। एक्चुअली पूरा रिसर्च जो है एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है और इसको सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है जब अपन क्वेश्चनर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, एक प्रश्नावली के निर्माण के बारे में बात करते हैं। और मैंने आपको बताया है कि एक प्रश्नावली का निर्माण, एक अच्छी प्रश्नावली का निर्माण काफ़ी समय, काफ़ी टाइम लेता है। तो अब मैं आपको जो प्रश्नावली निर्माण के बारे में बात करने वाला हूँ वो मैंने एक मार्केटिंग रिसर्च की बुक से लिया है, जिसका नाम है मार्केटिंग रिसर्च मेजरमेंट एंड मेथड, और इसको तुल और हॉकिंस ने लिखा है। तो मैं जो कुछ आपसे आज शेयर करने वाला हूँ वो इसी किताब से लिया गया है। तो इस किताब में बड़ी अच्छी तरह ये बात की गई है कि जब क्वेश्चनर कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो इसमें 7 स्टेप्स होते हैं, 7 इसके चरण होते हैं और ये बिल्कुल ही सरल मगर मूल प्रश्न हैं जिनको अगर आप इनका जवाब दे सकते हैं तो ये बहुत मुमकिन है कि आपकी प्रश्नावली अच्छी बने। तो ये 7 स्टेप्स कौन से हैं, इसके बारे में हम आज जो है बात करने वाले हैं। पहला स्टेप जो है इसको अपन कहते हैं प्रिलिमिनरी डिसीशंस। प्रारंभिक आप कौन से डिसीशंस लेंगे। तो इसमें पहला सवाल ये है कि आपको व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डू यू रिक्वायर, एग्जैक्टली व्हाट काइंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डू यू रिक्वायर, मतलब आपको किन सवालों का जवाब चाहिए। आपकी हाइपोथेसिस ये बात निकल कर आएगी और आप वही सवाल अपने प्रश्नावली में इंक्लूड करें जिनके जवाब आप चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। इसको और स्पष्ट कर दें कि आपका सैम्पल क्या है, और सैम्पल की सटीक विवरण जानने के लिए आपको पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जानना चाहिए। जैसे हमने पहले भी कहा था कि आप ये नहीं कह सकते कि हम यूथ से जो है पता लगाने वाले हैं। तो यूथ तो आपको कॉलेज में भी मिलते हैं, यूथ आपको कॉलेज के बाहर भी मिलते हैं, यूथ में लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, जो पीएचडी कर रहा है जो शायद 30 साल से ऊपर है वो भी आता है, और कॉलेज में पढ़ने वाला शायद 18-20 साल का भी हो सकता है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि आपको कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के या लड़कियों से जो बीए या एमए या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं उनसे जो है आप बातचीत करना चाहते हैं, आप उनसे सर्वेक्षण करना चाहते हैं। तो जितना स्पष्ट आपका टारगेट पॉपुलेशन या सैंपल की परिभाषा होगी उतना आसान होगा उस डेटा कलेक्टर को, उस व्यक्ति को जो डेटा कलेक्शन करने जा रहा है। तो प्राय जब आप पीएचडी करते हैं तो आप खुद डेटा कलेक्शन करते हैं, मगर आपके दिमाग में भी स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि जो इवैल्यूएशन जो करेगा आपकी पीएचडी, आपका जो सुपरवाइज़र होगा उसको भी पता होना चाहिए कि टारगेट ऑडियंस आपका क्या है। तो दूसरा सवाल ये होगा कि आपके टारगेट और ऑडियंस की आपके पास जो है पूरी जानकारी है या नहीं, आप उसमें पूरे स्पष्ट हैं कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। तीसरा और अंतिम सवाल प्रिलिमिनरी डिसीजन में ये आता है कि हाउ डू यू प्लान टू कॉन्टैक्ट योर रेस्पोंडेंट्स, कि जो आपके सैंपल में रेस्पोंडेंट्स आ रहे हैं उनसे आप कैसे संपर्क करना चाहते हैं। तो इसके जो है 4-5 तरीके होते हैं, इसके बारे में अपन कभी आगे जाके बात करेंगे। मगर सिंपल सी बात यह है कि आप जैसे आजकल पैंडेमिक का ज़माना चल रहा है, ये मुमकिन नहीं होगा कि आपको अपने सैंपल से जाके बात करनी है। एक साधारण सी स्थिति, नॉर्मल सिचुएशन में आप जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन कर लेते हैं, मगर आप अब चाहे आप मेल से कर सकते हैं प्रश्नावली या टेलीफोन पे उनसे बात कर सकते हैं। तो कम से कम 3 तरीके तो हो गए। तो ये तरीके होंगे कि आप अपने सैंपल से, अपने रेस्पोंडेंट से कैसे संपर्क करेंगे कि वो आपके प्रश्नावली का जवाब दे पाएँ। तो ये भी आपको तय करना ज़रूरी है। क्यों ये तय करना क्यों ज़रूरी है कि अगर आप मेल करते हैं अपने क्वेश्चनर को या आप टेलीफोन पे बात करते हैं तो ये हो सकता है कि आपको मेल अगर करते हैं तो अगर आप 100 लोगों को भेजेंगे तो 4, 5, 6, 7, 10, 12 देंगे, क्योंकि मेल का जवाब जो है उनको प्रश्नावली भेज रहे हैं, फिर उनसे जब आप प्रश्नावली चाहते हैं कि भरी हुई प्रश्नावली आपको भेजें, आप जानते हो और आप और मैं जानते हैं कि कई प्रश्नावलियाँ जो हमारे पास आती हैं हमको अच्छी लगती हैं, मगर हम उसको वापस फिलअप करके वापस नहीं भेजते हैं। तो बहुत ही कम संख्या में, बहुत ही कम मात्रा में जो लोग एक प्रश्नावली भर के आपके पास भेजते हैं। और अगर आप टेलीफोन से बात कर रहे हैं तो भैया आपको ये जानना चाहिए, पहले आपको इंटरव्यू फिक्स करना पड़ता है, ये टाइम, फिर उस टाइम से उससे बात करते हैं, वो बोलता है मैं बहुत बिजी हूँ, आप नहीं, आप 1 घंटे बाद बात कीजिए। तो कई तरह की दिक्कतें जो आपने एंटिसिपेट की हैं, जो आप एंटिसिपेट नहीं करते हैं, इसमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपका मोड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है,
कौन से तरीके से आप प्रश्नावली भरवाने वाले हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप मेल से या आप टेलीफोन से कर रहे हैं तो आपको अपना सैंपल भरवाने में ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। इस बात का आपको ज्ञान होना चाहिए, इस बात के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये 3 सवाल हो गए जिसके बारे में अपन कहते हैं ये पहला चरण है, ये पहला स्टेप है, जिसको हम कहते हैं कि ये प्रिलिमिनरी डिसीजंस है। दूसरा और आखिरी अपन जो है इसको 2-3 हिस्सों में बांटेंगे अपने ये पूरे 7 कदमों को, जैसे मैंने बताया 7 चरणों को। आखिरी इसका स्टेप ये रहेगा, दूसरा स्टेप जो है इसका वो ये है कि डिसीजंस अबाउट क्वेश्चन कंटेंट, कि आपने तो प्रश्नावली भरवा रहे हैं, प्रश्नावली में सवाल होते हैं, सवालों का कंटेंट क्या रहेगा इसके बारे में आपको ये अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी आपको उसी समय मिलेंगी जब आपने बहुत सी अच्छी चीज़ें पढ़ रखी हैं, कई आर्टिकल्स आपने पढ़ रखे हैं, थोड़ी बहुत किताबें आपने पढ़ रखी हैं, अपने गाइड के साथ आपने संपर्क किया है, आपने खुद काफ़ी सोच विचार किया है, तो आपको स्पष्ट होगा कि आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपने किया है, आपने अच्छे हाइपोथेसिस बनाई हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बताती हैं कि आपका क्वेश्चन कंटेंट क्या होगा। तो ये आपकी तैयारी है। अब इसमें कौन से सवाल हैं जो आपको, सिंपल से सवाल हैं जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। पहला सवाल ये है कि आप जो सवाल लिखते हैं क्या वो सवाल ज़रूरी है, इज़ द क्वेश्चन रिक्वायर्ड, इज़ द क्वेश्चन नीडेड, है ना। क्योंकि अब बहुत से शुरू में जब आप प्रश्नावली बनाते हैं तो जो भी आपके दिमाग में आता है वो लिख सकते हैं, मगर ये जैसे हमने कहा है कि पहले चरण में हमने बात की है कि इज़ दिस क्वेश्चन नीडेड और नॉट, तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सवाल ज़रूरी है या नहीं है। तो ये आपको पता चलेगा आपने किस तरह के रिसर्च क्वेश्चंस या आपने हाइपोथेसिस निर्धारित की हैं। दूसरा सवाल इसी के अंतर्गत ये है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो क्या सफिशेंट इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा नहीं करेगा, है ना। आपने एक सवाल पूछा है और आप मान के चलते हैं कि सवाल से आपको पूरी जानकारी मिल सकती है, अक्सर ऐसा नहीं होता है। तो क्या है, अगर आपको कोई ऐसे बहुत सारा आप एक बहुत बड़ा आपने कंस्ट्रक्ट या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लिया, जैसे मोटिवेशन आपने कर लिया है, जैसे आपने जो है लॉयल्टी के बारे में कुछ पूछा है कि आप कितने वफादार हैं किसी टेलीविज़न चैनल को देखने में, तो ये लॉयल्टी का जो सवाल है वो आप एक सवाल से नहीं पूछ सकते, है ना। तो उसको आपको 2-3 सवाल उसके लिए चाहिए। मोटिवेशन के लिए एक पूरी जो है ना एक पूरा स्केल है 10, 12, 15 सवालों का, उसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आपको ये जानना चाहिए दूसरा सवाल कि आपको कितने सवाल पूछने से आपको संपूर्ण जानकारी जो आप चाहते हैं वो आपके प्रश्नों से मिल जाएगी। तीसरा सवाल ये है कि आपने सवाल तो पूछ लिया, मगर क्या जो सवाल का जवाब दे रहा है वो सवाल को समझा या नहीं समझा। इसका मतलब क्या कि जैसा आप चाहते थे कि वो समझे उस तरह से वो समझा या नहीं समझा। इन अदर वर्ड्स, हैज़ द रेस्पोंडेंट अंडरस्टूड द क्वेश्चन करेक्टली। अब करेक्टली का मतलब क्या है? करेक्टली का मतलब ये कि जो आपने पूछा, जिस मंशा से आपने पूछा है उसी मंशा से जो है प्रश्नावली भरने वाले को या आप जिससे भरवा रहे हैं उस व्यक्ति को वैसे ही इसको सोचना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है जब आप प्रश्नावली बनाते हैं। और दूसरा सवाल फिर ये है, आखिरी सवाल इसका ये है कि जैसे आज समझिए आप कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है, तो क्या उस घटना का प्रभाव आपकी प्रश्नावली या कुछ सवाल पे हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में भी आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे आजकल पैंडेमिक चल रहा है, तो पैंडेमिक का असर अगर आप स्वास्थ्य संबंधी आपकी प्रश्नावली है तो निश्चित उसका असर तो पड़ेगा भाई। लोगों की दृष्टिकोण जो है अलग अलग हो सकते हैं, सामान्य या साधारण नहीं हो सकते हैं जो कोई और दूसरे वक्त देते जब पैंडेमिक नहीं होता। तो इस बात का भी आपको जो है पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि सवाल को ठीक तरह से समझा नहीं समझा, क्या सवाल इस समय पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, या सवाल पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है नहीं करता। और सबसे साधारण मगर मूलभूत सवाल, ये सवाल ज़रूरी है या नहीं है, क्योंकि वो आपको जानकारी उत्पन्न कर रहा है जिस तरह की जानकारी आप चाहते हैं। तो ये 2 स्टेजेस हैं और इसके जुड़े हुए जो हैं अपने कुछ सवाल हैं जिसके बारे में हम लोगों ने आज बातचीत की है। आगे चल के हम बाकी के स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।